प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथी, देखिएगा आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच की जो फर्स्ट क्लास है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे आप लोगों से मैंने काफी समय पहले कमिटमेंट कर दिया था कि आपकी क्लास से बहुत जल्दी प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन उस चीज की आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को दिक्कत इस चीज की होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से आपकी क्लासें कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लासें देना मेरा काम है और सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं उसको पूरा करूंगा। उस चीज की आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो सबसे पहले प्रिय साथियों, हम पहला सब्जेक्ट यानी कि पहला जो प्रश्न पत्र आपका है, जो 250 नंबरों का आपका होता है, आपको पता ही है सामान्य रूप से। तो राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध फर्स्ट पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका सिलेबस है। प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंदर जो है मैंने टॉपिक डलवाया था आपको पहला, इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसके ऊपर पहला पॉइंट जो मैंने डलवाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और उपगामों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कंप्लीट रूप से आपका ये जो टॉपिक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इन पर बात करेंगे और इनका अर्थ क्या होता है, अर्थ को समझेंगे, वह इनके उपगम क्या होते हैं। ठीक है, अर्थ और उपगम के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से जानेंगे और कंप्लीट रूप से इस टॉपिक की हम आज शुरुआत भी करेंगे और खात्मा भी करेंगे। ठीक है, आज ही की क्लास में अगर कोई चीज बाधा नहीं बनी तो शायद कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार से मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूं कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस या ऑप्शनल जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा केवल काम लिखने का ही है और लिखने की ही हम शुरुआत करने वाले हैं। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, टॉपिक आप लोग डाल लीजिए और सारी चीजें आपको जो है यथावत रखनी है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको जो है जिन चीजों पर हम चर्चा करने वाले थे, तो राजनीतिक सिद्धांत सबसे पहला पॉइंट डालिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम लिखेंगे। तो लिखिएगा राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत लिखिएगा। राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में सभी राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में सभी राजनीतिज्ञों का अलग अलग मत है। जिस प्रकार से पहला राजनीतिज्ञ है जिसका नाम है कोकर के आधार पर पहला जो है राजनीतिज्ञ है, यानी कि कोकर के अनुसार कोकर का क्या मत है इस पर वो समझते हैं। पहले लिखिएगा कोकर के मत के बारे में लिखो। जब राजनीतिक शासन उसके रूप एवं इसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना में, उसके रूप एवं इसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना तत्व मात्र के रूप में ना करके बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझना व उनका मूल्य का अंकन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा राजनीतिज्ञ है जेमिनियो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, लिखिएगा। राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों की आलोचनात्मक अध्ययन होता है। राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों की आलोचनात्मक अध्ययन होता है। इसके पश्चात तीसरा व्यक्ति का मत क्या है, तीसरा व्यक्ति है एंड्रियो हैकर के अनुसार इस व्यक्ति का मत क्या है, लिखिएगा। एंड्रियो हैकर क्या कहता है, राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्य और मूल्य दोनों शामिल होते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित होते हैं। वह एक दूसरे के पूरक है।
वह एक दूसरे के पूरक है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। इसके बाद डेविस हेल्ड के अनुसार लिखिएगा डेविड हेल्ड के अनुसार लिखिएगा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणा और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं का व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण मिलता है। जिसमें शासन राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्य और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण मिलता है। इसके पश्चात अगले राजनीतिज्ञ का मत क्या है? उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज सेविल। जॉर्ज सेविल के अनुसार लिखिएगा व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांतों से अभिप्राय उन सभी बातों से हैं। व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांतों से अभिप्राय उन सब बातों से हैं जो राजनीति से संबंधित है और संकीर्ण अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विविधता छीनबीन से सरोकार स्वतंत्र है। व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांतों से अभिप्राय हैं उन सभी बातों से हैं जो राजनीति से संबंधित है और संकीर्ण अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विविधता छानबीन का सरोकार रखती है। इसके पश्चात अगला जो इतिहासकार है राजनीतिज्ञ है, अगला राजनीतिज्ञ जॉन प्लोटो मेंटेज के अनुसार इसमें लिखिएगा राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों की भी व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कर्मी की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। ठीक है, तो ये आपके 7-8 इतिहासकार हैं, इनके अलग अलग मत आपके सामने हैं। जिस प्रकार से कोकुर के अनुसार मैंने बताया, आपको लिखवाया है, जैमिन के अनुसार मैंने बताया है। तो देखिएगा कोकुर के अनुसार क्या कहते हैं, इसको एक बार समझना जरूरी है। आगे लिखेंगे फिर इसके बाद में, लेकिन साथ के साथ समझना भी है। अब आप लोगों ने लिख लिया है, पहले स्टॉप कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है, ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। तो देखिएगा कोकुर के अनुसार कहा जाता है कि जब राजनीतिक शासन के स्वरूप में जो इसका गतिविधियां का अध्ययन करना होता है, जो गतिविधियां होती है उनका अध्ययन करना और उनकी तुलना जो तत्व मात्र के रूप में ना करके बल्कि लोगों की आवश्यकताओं की बात की जाए, लोगों की इच्छाओं की बात की जाए तथा उनके मतों का संदर्भ में जानकारी हो या घटनाओं को समझना व उनके मूल्यों का आंकने के लिए किया जाता हो, इस प्रक्रिया को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इस व्यक्ति का भावार्थ क्या है, इस व्यक्ति का कहने का मतलब क्या है, इस व्यक्ति का तात्पर्य क्या है? तो बेटा इसका तात्पर्य यह है कि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों की बात की जाए
राजनीतिक सिद्धांतों का अगर तात्पर्य है इनसे बात की जाए तो कोकोर ये बात कहता है कि जिस प्रकार से लोगों की इच्छा होती है, यानी कि जो लोग होते हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं या फिर लोगों की जो आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उन चीजों की जरूरत को जो है उनको समझा जाना चाहिए और उनको समझने के साथ इस प्रक्रिया को जो है राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। जिस प्रकार से ये बिल्कुल सत्य बात है। राजनीतिक सिद्धांतों की बात इस प्रकार से इसने कहा है, कोकोर ने जिस प्रकार से लिखा, एग्जाम्पल देता हूं भारत के अनुसार। अभी हाल ही में आपको पता है कि कोविड-19 आया। जिस प्रकार से कोविड-19 आया तो लोगों की आवश्यकता जरूरी नहीं थी, लोगों का पैसा कमाना जरूरी नहीं था, लोगों का व्यवसायीकरण करना जरूरी नहीं था, लोगों का बिजनेस करना जरूरी नहीं था, बल्कि लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी था। इस कारण से भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार धारा 144 लगाई गई, ताकि क्या हो गया, यानी कि लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लॉकडाउन लागू करते ही लोगों का अस्तित्व जो था, यानी कि जिस प्रकार से दुकान खोलना, कारोबार चलाना, पैसे कमाना, अपनी जीवन चर्या की जो चीजें हैं, आवश्यकताओं की जो चीजें हैं या जिंदगी के जीवन मुर्रा की जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति करना, ये उनका उद्देश्य होता है मानव का जीवन का। ठीक है, तो उन चीजों में सुख सुविधाओं को छोड़कर सरकार ने क्या किया, राजनीतिक सिद्धांतों पर काम किया और राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने, सरकार और जनता को, यानी कि सरकार को लगा कि जनता की आवश्यकता ये नहीं है, उनका जीवन जो चल रहा है ये इनकी आवश्यकता नहीं है, इनका जीवन बचाना आवश्यकता है। तो राजनीतिक सिद्धांतों को क्या किया गया कि तत्कालीन उन समस्याओं को समझा गया। तो उसी प्रकार से इसने बताया कि आवश्यकताओं को समझो और इच्छाओं को समझो और उनका कार्य, यानी कि उनका जो मूल्यांकन है या फिर उनका जो फीडबैक जो मिलता है उनको समझो और उसके पश्चात आगे काम करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हो गई बात? राजनीतिक सिद्धांत क्या कहलाएगा, लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की इच्छाओं का, लोगों का फीडबैक को जानकर जो आवश्यकता है या जो चीज अनिवार्य है उस चीज को पहले लागू करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। कोकोर के अनुसार ये कहा गया है। समझ में आ गया? चलिएगा, सिंपल एग्जांपल दिया, अगर समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी बात, जिस प्रकार से जैमिन ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों की आलोचनात्मक अध्ययन करना है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का मानवीय और सामाजिक अस्तित्व, वर्तमान समय का जो मानव है उसका सामाजिक अस्तित्व, यानी कि समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उसको बचाना है, किस प्रकार से उसकी उच्च व्यवस्था की जाती है, उन सिद्धांतों की आलोचनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ये राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से आपके इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से उस शासक के समय में वो कर लिया जाता था, उस शासक के समय में उस प्रकार के कर को हटा दिया गया था, अंग्रेजों ने इस प्रकार की व्यवस्था लागू की थी। तो ये राजनीतिक सिद्धांत है। इन राजनीतिक सिद्धांतों में इतिहास के अंदर जिन चीजों का आलोचना की गई है वही चीजें राजनीतिक सिद्धांत कहलाती है जर्मीन के अनुसार। जर्मीन ये कहता है। ठीक है, इसके पश्चात ये समझ में आया। एंड्रिन हैकिर के अनुसार की बात करें तो देखिएगा, एंड्रिन हैकिर क्या कहता है कि ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की तथ्य जो होते हैं, तथ्य यानी कि जो चीजें जानकारी मिलती है तथा और मूल्य दोनों का आपस में समाहित होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री, वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्री दोनों की भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक यानी कि राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री और वैज्ञानिक दार्शनिक। अब इसको समझिएगा, वैज्ञानिक राजनीतिक दार्शनिक क्या होता है। दार्शनिक का मतलब इस प्रकार से, अगर आपने पढ़ा होगा दर्शन शास्त्र, अगर आपने कभी पढ़ा है तो दर्शन शास्त्र का मतलब होता है बेटा, यानी कि लोगों के द्वारा लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, दर्शन शास्त्र का अर्थ सामान्य अगर बात करें तो लोगों के द्वारा लोगों को जानना या लोगों के बारे में पढ़ना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है बेटा। उसके अंदर दर्शन शास्त्र के अंदर क्या किया गया है, जिस प्रकार से वेदों का उल्लेख किया गया है, इसका संबंध वेदों से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बल्कि सिद्धांत शास्त्री यानी कि राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री इसने कहा है और वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाने के लिए इसने बात बताई है कि जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत होता है। राजनीतिक सिद्धांतों पर बात करें तो देखिएगा, अभी हम बात करते हैं राजाओं के शासन के समय के। राजाओं के शासन के समय की अगर बात करते हैं तो राजाओं के शासन काल के बारे में भी पता चलता है कि वो राजा इस प्रकार से कर लेता था, इस प्रकार से सैनिक रखता था, इस प्रकार की व्यवस्था करता था। तो उसके आधार पर हमें उन चीजों के बारे में पता चलता है कि जिस प्रकार से कर लिया जाता था व्यवस्था, कर व्यवस्था जो है किसकी है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, राजनीतिक सिद्धांतों का हिस्सा है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि किन किन विषयों में किन किन चीजों का कर कितना लिया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था उस समय का, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या रहा है, और दार्शनिक यानी कि धर्म को या फिर जो इतिहास जो मानव है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो एंड्रिन हैकिर के अनुसार ये बात बताई गई है। एंड्रिन अनुसार इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल कर आता है कि जो वर्तमान समय है उसमें हमारे साथ में जो भूतकाल में जो हो चुका है उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है। इसके पता
डेविड हेल्ड की बात करें तो डेविड हेल्ड जो है ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणा तथा व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति तथा लक्ष्य और मनुष्य को राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल होता है। इसमें बताया गया है कि राज्य समाज की जो प्रकृति होती है और समाज के जो लक्ष्य होते हैं और समाज के जो मनुष्य है उसका राजनीतिक जीवन की व्याख्यान करना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया। जिस प्रकार से आज हमें पता चलता है, जिस प्रकार से हम बात करते हैं, यानी कि जैसे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आपके दिमाग में आता है वैसे ही आपको उनकी जो कर व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिकरण है या फिर जो समाज के प्रति जो लगाव, जो सिद्धांत है, जो राजनीति उन्होंने जो की है या फिर जो शासन व्यवस्था उन्होंने लागू की है, उन शासन व्यवस्था का एक जो मापक होता है, जो मापदंड होता है वो आपके सामने आ जाता है। दृश्यात्मक रूप से आप उसको देख लेते हैं कि हाँ यार चंद्रगुप्त मौर्य ने ये काम किया था, है ना, इस प्रकार से लोगों को परेशान नहीं किया था, इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य हासिल किया था, इस प्रकार से उन्होंने जो उसकी रणनीति थी वो इस प्रकार की थी। ये चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। तो यही चीजें जो समाज की प्रकृति यानी कि उस समय की समाज क्या है वो चीज आपकी नजर में आ गई। जिस प्रकार से उस समाज का लक्ष्य क्या था, उस प्रकार से मनुष्य की राजनीतिक जीवन प्रणाली क्या थी वहां पर। ठीक है, तो ये जो सारी क्षमताओं का जो विकास हुआ है, ये सारी क्षमताएं आपके दिमाग में आ जाती है, वही चीजें क्या कहलाती है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाती है। डेविड हेल्ड के अनुसार इसका मत यह था। इसके पश्चात जॉर्ज सेवियन का मत क्या है? जॉर्ज सेवियन के अनुसार बताया गया है कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांतों का अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित रखते हैं और संकीर्ण अर्थ के राजनीतिक समस्याओं का विविध छानबीन को सरकोर करती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए भूतकाल की जो परिस्थितियां रह चुकी है उनमें सुधार करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इस व्यक्ति का कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से देखिएगा, यानी कि जॉन प्लूटो मेंटल जो है वो ये क्या कहता है, उसका मत यह है कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या करता है और व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्य और उनकी व्यवस्थाओं का जिक्र करता है, वही राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसका मत बिल्कुल सिंपल है। अब इन सारे जितने भी आपके राजनीतिज्ञ हुए हैं, राजनीतिज्ञों के अनुसार जितने भी मत इन्होंने दिए हैं, अलग अलग मत इन्होंने दिया है, उन मतों का उपरोक्त सारांश क्या निकल कर आता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लिखते चलेंगे। तो आप लोग लिखिएगा उपरोक्त, आगे लिखिएगा, उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य शासन, सत्ता, प्रभाव और क्रियाकलापों का अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांतों का राज्य शासन, सत्ता का प्रभाव, क्रियाकलापों का अध्ययन, ये राजनीतिक घटनाओं का तरीका, अवलोकन करना, व्याख्या करना और मूल्यांकन करना, तीनों तत्वों ही मिलकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अवलोकन करना यानी कि जानकारी हासिल कर लेना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना ही क्या करते हैं, तीनों तत्व मिलकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा, हमने जो चीजें हैं सारी चीजें हमने समझी, सभी राजनीतिज्ञों का मत हमने जाना, उन मतों के अनुसार हमें एक चीज सिद्ध होकर निकलती है और एक चीज समझ में आती है कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हर विचारक ने या फिर हर राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने बात की है, जिन पर मैंने बताया जिस प्रकार से किन किन चीजों पर अवलोकन करना यानी कि जानकारी हासिल करना राजनीतिक यानी कि व्याख्या करता है, उसके बाद में उसका मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो उपरोक्त चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में राज्य शासन, सत्ता का प्रभाव और कार्यकलापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है। तो ये राजनीतिक घटनाओं के तरीके हैं और ये तो तरीके बताए गए हैं राजनीतिक घटनाओं के तरीके। अगर शॉर्ट रूप से आपको लिखना है या शॉर्ट रूप से आपको किसी को समझाना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं या राजनीतिक सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा जिस प्रकार से अगर सवाल पूछा जाता है, इनमें से ऐसा नहीं है कि आपको देखिएगा राजनीतिक सिद्धांत सीधा सीधा पूछा जाएगा। इनमें से आपने कोकोर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों को समझाइए या फिर जेमिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों को समझाइए, इस प्रकार का सवाल आप लोगों के सामने पुटअप होगा। लेकिन सामान्य रूप से इन चीजों को समझने के लिए, राजनीतिक सिद्धांत को समझाने के लिए अगर आपको परिभाषित करना है तो आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके अंदर राज्य शासन, राज्य की सत्ता का प्रभाव या कार्यकलापों का जो अध्ययन या संलग्न जो होता है, वो संलग्न जो अध्ययन होता है, यही राजनीतिक घटना के तरीके हैं। ये तो राजनीतिक घटनाओं के तरीके हैं, लेकिन अवलोकन करना, व्याख्या करना और मूल्यांकन करना, ये तीनों तत्व मिलकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अवलोकन करना, व्याख्या करना और मूल्यांकन करना बेटा क्या कहलाता है, यानी कि तीनों चीजों का जो मूल्य है
ये तीनों चीजों मिलकर क्या बनाती है, राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करती है। ठीक है, चलिएगा आगे लिखोगे। कोई भी सिद्धांत शास्त्री किसी राजनीतिक घटना का अवलोकन, उसके क्रियाकलापों के संबंध को स्थापित करके अपना निर्णय देता है या अपना निर्णय देकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है। ये बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार से आप कोई भी घटना घटित होती है, तो देखिएगा जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों की बात की जा रही है कि राजनीतिक सिद्धांतों में जिस प्रकार से कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी घटना का अवलोकन करते हैं। पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार की घटना हुई है, उसका क्रियाकलापों के बारे में हम समझते हैं कि किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, या फिर उसको स्थापित करते हैं। तो अपने जो विचार है वो उसी के आधार पर प्रकट करना होता है। कुछ सीमाएं होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर काम करना पड़ता है। चलिएगा आगे लिखिए। किसी भी राजनीतिक चिंतक को राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही भूमिका अदा करनी पड़ती है। किसी भी राजनीतिक चिंतक के राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका अदा करनी पड़ती है। इस समय आज राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शनों को समानार्थ माना जाने लगा है। इस समय आज राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को समानार्थ माना जाने लगा है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य अरस्तु से लेकर जेजांक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। इन सिद्धांतों पर हमेशा विवाद रहा है बेटा। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर होगा। बहुत समय पहले यानी कि 5वीं शताब्दी की बात है। उस समय प्लेटो और अरस्तु दोनों ने मिलकर अपने विद्यार्थियों के साथ में अपने विचार विमर्श किए थे और उन्होंने कहा था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से दोनों में से कौन सा तंत्र बेहतरीन होगा आने वाले समय में। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है तथा कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज का अर्थ की विवेचना की है। अपने देश यानी कि भारत देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज का अर्थ की विवेचना की है, जिसे राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर और नीतियों की व्यवस्था रूप में प्रतिबंध करता है। जिन्हें राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों का व्यवस्थित रूप को प्रतिबंध करते हैं जिनसे हमारे सामाजिक जीवन सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, जिससे वर्तमान समय का जो हमारा समाज है या सामाजिक जीवन है, हमारी सरकार है और जो संविधान का आकार ग्रहण किया है, यह स्वतंत्रता समानता न्याय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। ये कानून का राज अधिकारों का बंटवारा करता है। और न्यायिक पुनर्लोकन जैसी नीतियों को समर्थन की जांच करता है।
की जांच करता है। हालांकि रूसो और मार्क्सक या गांधी जी राजनीति से या राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचार हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किए हैं। हालांकि उनके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किए हैं। इसके पश्चात टॉपिक डालिए, राजनीतिक सिद्धांतों के उपगम। राजनीतिक सिद्धांतों के उपगम क्या होते हैं? राजनीतिक सिद्धांतों के उपगम। राजनीतिक सिद्धांतों के उपगम समझिएगा। राजनीतिक सिद्धांतों के उपगम क्या होता है? देखिए बेटा, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ क्या समझ में आया आप लोगों को? जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों की बात करें, राजनीतिक की बात करें, तो इस पर काफी समय से चर्चा होती आ रही है। जिस प्रकार से 5वीं शताब्दी में अरस्तु, रूसो ने भी इन पर चर्चा की है, कार्ल मार्क्स ने भी इस पर चर्चा की है, कौटिल्य ने भी इस पर चर्चा की है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इन पर चर्चा की है। तो इसी प्रकार से आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने यह सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव का मात्र जो है मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार से इस पर कार्ल मार्क्स ने तर्क देते हुए बताया था कि समानता भी उतनी ही जरूरी है जितने की निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता है। यानी कि मानव को स्वतंत्रता देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि वो इतनी निर्णायक सिद्ध होनी चाहिए कि उसको समानता भी मिले। यानी कि ऐसा हो जैसे अभी वर्तमान समय का देश है, वर्तमान समय में आप लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई है लेकिन आपको समानता नहीं है। अगर स्वतंत्रता दे दी गई है तो समानता नहीं है, तो ये मानकर चलिएगा कि स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोग वही काम करेंगे जिस प्रकार से समानता नहीं है तो छुआछूत करेंगे आप लोग, या फिर किसी एक वर्ग को विशिष्ट वर्ग के तहत या फिर विशिष्ट पद के तहत जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार से आदिकाल की बात करें या फिर जो वैदिक काल की बात करते हैं या फिर प्राचीन भारत की बात करें, तो उस समय यही तो हुआ। हमारे साथ हुआ क्या? क्योंकि एक विशेष वर्ग, जिस प्रकार से ब्राह्मण वर्ग था, उन्होंने एक अलग सिद्धांतों पर बात की और अलग सिद्धांतों के साथ में जो है भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे भारत के जो नागरिक हुए हैं, भारत के जो लोग हुए हैं, उनका हजारों सालों से शोषण करते आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से उनका शोषण किया गया और यही शोषण जो है एक दिन क्या बन गया, आज हमारे सामने समस्या बन गई। तो यही कारण है कि समानता, स्वतंत्रता जितनी जरूरी है उतनी समानता भी जरूरी है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था, लेकिन रूसो ने ये बात कही थी। रूसो ने आधुनिक भारत के सबसे पहले ये बात लागू की थी कि देखिएगा स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि समानता भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से ये बात की गई। लेकिन इसके पश्चात हमारे देश में, भारत देश की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने स्वराज हिंद पुस्तक में अपनी ये बात लिखी थी कि देखिएगा स्वतंत्रता या स्वराज का अर्थ की विवेचना की और उन्होंने बताया था कि महात्मा गांधी के आपने हिंदी स्वराज, वास्तविक जो स्वतंत्रता और स्वराज का अर्थ उन्होंने विवेचना जो हिंदू स्वराज पुस्तक जो है उसमें लिखी थी। उन्होंने बताया था कि जितना हक अधिकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो या शहरी लोगों को हो, उतना ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अधिकार होना चाहिए। और इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी विवेचना की थी कि उन्होंने बताया था कि सरकार जो है, शासन व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है ऐसी होनी चाहिए, पहले एक बार सर्वोच्च ऊपर, यानी कि जिस प्रकार से देश है उसके पश्चात राज्य होना चाहिए, राज्य के पश्चात जिला होना चाहिए, जिले के पश्चात में जो है ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इससे सिद्धांत क्या है, तहसीलें क्यों होनी चाहिए, ग्राम पंचायतें क्यों होनी चाहिए। अंग्रेज काल में आप लोगों ने देखा होगा पंचायती तक सीमित नहीं था और भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भी पंचायतियों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा जो जोर देने वाली जो बात थी, हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसमें वास्तविक रूप से उन्होंने जो लिखा, उन्होंने बताया था कि ग्रामीण स्वराज होना चाहिए, ग्रामीण स्वराज, ग्रामीण सरकार होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को उतना अधिकार होना चाहिए, क्योंकि लगभग जो भारत की 70 से 80% जनसंख्या जो निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ये मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो ग्रामीण लोगों को भी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत या फिर बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, उनके तहत ग्रामीण लोगों को भी बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण से जो लोग हैं, स्वराज जिसके बारे में हम बात करते हैं बार बार की पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ग्राम सभाओं का आयोजन करना, ग्राम पंचायतें बनाना, ये पंचायती समितियां बनाना, ये सब काम जो है उस पुस्तक में पहले ही इंकित किया गया था। तो ये बातें बताई गई है। इसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों के विचार जो है, इन व्यक्तियों के विचार ऐसे रहे हैं, महात्मा गांधी, रूसो और मार्क्स,
ये कभी भी राजनेता नहीं बने, या राजनीति का जुड़ाव तो इनका था लेकिन राजनेता नहीं बन पाए। लेकिन इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जो लोग हैं, इन लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो जितने भी नेता जो बने, चाचा नेहरू बने या फिर और भी जो वर्तमान समय में जो नेता बन रहे हैं, वो इनके विचारों से काफी प्रभावित है। ठीक है, क्योंकि वो लोग, कभी कभार आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस या बीजेपी सरकार कोई भी हो, तो जो सारी सरकारें होती है ये इनके नाम पर या फिर इनकी कदम चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और लोगों को मूर्ख बना देती है कभी कभार, तो ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है, राजनीतिक सिद्धांत आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब लिखिएगा राजनीतिक उपगम। राजनीतिक उपगम क्या होते हैं, लिखिएगा, राजनीतिक सिद्धांतों के परंपरा उपगमों में दार्शनिक उपगम, ऐतिहासिक उपगम, वैधानिक उपगम और संस्थागत उपगमों को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों की परंपरा उपगमों को दार्शनिक उपगम, ऐतिहासिक उपगम, वैधानिक उपगम व संस्थागत उपगमों का सम्मिलित किया गया है। उनमें से पहला लिखिएगा दार्शनिक उपगम। पहला टॉपिक लिखिए बेटा, दार्शनिक उपगम। अब ये दार्शनिक उपगम क्या होता है इसके बारे में लिखो। राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक उपगमों का, राजनीतिक अध्ययन में दार्शनिक उपगमों का सर्वाधिक प्राचीन है। राजनीतिक अध्ययन में दार्शनिक उपगम सर्वाधिक प्राचीन है, जिसे नैतिक, मानकीय और तत्विक उपगमों के नाम से भी जाना जाता है। जिसे नैतिक, मानकीय तथा तत्विक उपगमों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन मूलतः एक अच्छे राज्य एवं एक अच्छे समाज का अध्ययन कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर जो है एक अच्छे राज्य एवं एक अच्छा समाज का अध्ययन है, एवं राजनीतिक वैज्ञानिकों को एक अच्छा समाज और राज्य का ज्ञान होना चाहिए। एवं राजनीतिक वैज्ञानिकों को एक अच्छे समाज के बारे में और राज्य के ज्ञान होना चाहिए। दार्शनिक उपगमों को पुनर्जीवित करने का श्रेय लियो स्ट्रेस को जाता है। स्कोर को दिया जाता है, लियो स्टोस को दिया जाता है, जिनके अनुसार मूल्य राजनीतिक सिद्धांतों का अभिन्न भाग है। जिनके अनुसार मूल्य जो है राजनीतिक सिद्धांतों का अभिन्न भाग है। इन्हें राजनीतिक सिद्धांतों से फर्क नहीं किया जा सकता, और इन्होंने कहा कि इन्हें राजनीतिक जो सिद्धांत है उन्हें से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद में ऐतिहासिक उपगम लिखिएगा। ऐतिहासिक उपगम तो भी डालिए ऐतिहासिक उपगम, और इसमें लिखिएगा ऐतिहासिक उपगमों के मूल मान्यताकारी या मूल मान्यताकार, ऐतिहासिक उपगमों के मूल मान्यताकारी या मान्यताकारों में सोबियन, मैकवेल एवं लुड्स है। सोबियन, मैकवेल, लुड्स को मुख्य माना जाता है। सोबियन ने राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता बताते हुए कहा है कि राजनीतिक सिद्धांतों में तीन प्रकार के तत्व अंतर्निहित होते हैं। पहला तथ्यात्मक। तीन प्रकार के तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला लिखिएगा तथ्यात्मक, दूसरा कारणात्मक, तीसरा मूल्यात्मक।
पहला तथ्यात्मक यानी कि तथ्यों पर आधारित होता है, कारणात्मक यानी कि उसका कारण क्या रहा है, दूसरा मूल्यात्मक यानी कि उसका उद्देश्य क्या था या फिर उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तीन चीजों पर आधारित होता है। इनके अनुसार समुच्च राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में ऐतिहासिक रूप की दो घटनाओं का आध्यात्मिक या अत्यधिक महत्व है। इसके अनुसार समुचित राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में ऐतिहासिक रूप से दो घटनाओं का अत्यधिक महत्व है। पहली घटना 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व। पहली घटना लिखिएगा 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व, जब प्लेटो और अरस्तु 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व जब प्लेटो और अरस्तु के अपने विचार प्रकट किए थे, वो घटना को ये मुख्य मानते हैं। दूसरा, इंग्लैंड में 1640 से 1690 के मध्य के काल का, जिसमें होबस और लोक ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया है। इंग्लैंड में 1640 से 1690 के मध्य में या 90 के मध्य के काल में, जिसे होबस और लोक ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया है, उस समय को महत्व मानता है। इसलिए यह काल यूरोप के इतिहास में सामाजिक और बौद्धिक काल माना जाता है। इसलिए यह काल यूरोप के इतिहास में सामाजिक व बौद्धिक काल माना जाता है। सोबियन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य दोहरा होता है। सोबियन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य दोहरा होता है। पहला लिखिएगा, क्या क्या दोहरा होता है वो लिखो। पहला, अमूर्त विचारों का निर्माण करना। अमूर्त विचारों का निर्माण करना, पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा। सोबियन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य दोहरा होता है। किस किस प्रकार का होता है लिखिएगा। अमूर्त विचारों का निर्माण करना, और दूसरा होता है ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करना। पहला अमूर्त विचारों का निर्माण करना, दूसरा ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करना। इसके पश्चात अगला लिखिएगा, स्टर्न ने ऐतिहासिक उपगमों के विचारों को इतिहासवादी कहा है। ये सोबियन के मत थे दोनों। इसके पश्चात स्टर्न के ऐतिहासिक उपगमों के विचारों के इतिहासवादियों को कहना है। पहला लिखिएगा, क्या कहना है, इतिहास में हूबहू प्रस्तुत करना इतिहासवाद कहलाता है। इतिहास को हूबहू प्रस्तुत करना इतिहासवाद कहलाता है। इतिहास को हूबहू प्रस्तुत करना इतिहासवाद कहलाता है। तथा दूसरा लिखिएगा, इससे नए सिद्धांतों का निर्माण करना इतिहासकारों का काम है। इससे नए सिद्धांतों का निर्माण करना इतिहासकारों का काम है। नए सिद्धांतों का निर्माण करना इतिहासकारों का काम है। वैज्ञानिक उपगम लिखिएगा। वैज्ञानिक उपगमों के बारे में लिखिए। वैज्ञानिक उपगम भी परंपरागत उपगम है। वैज्ञानिक उपगम भी परंपरागत उपगम है, जिसमें राजनीति को वैज्ञानिक और न्यायिक प्रक्रिया व संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन करने का प्रतीत किया जाता है। वैदिक उपगमों की या उपगमों में भी परंपरागत उपगम है। वैदिक उपगम भी परंपरागत उपगम है, जिसमें राजनीति को वैज्ञानिक और न्यायिक प्रक्रिया व संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है। ग्याइसी के बारे में लिखो। ग्याइसी जैसे विचारकों ने राज्यों को मूलतः एक वैज्ञानिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। राज्य को मूलतः एक वैज्ञानिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है, जिसके अध्ययन के लिए
विधि के अध्ययन की आवश्यकता होती है, जिसके अध्ययन के लिए विधि के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह संविधान को पढ़ाने की आवश्यकता है, यह संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अनुसार यानी कि 82 के अनुसार क्या है लिखिएगा, इसके अनुसार एक संगठित समाज मूलतः एक राजनीतिक, इसके अनुसार एक संगठित समाज मूलतः एक राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध वैधानिक व्यवस्था है, बल्कि यह एक विशुद्ध वैधानिक व्यवस्था है। वैधानिक व्यवस्था का मतलब होता है कानून, है ना। इस प्रकार से विधि शब्द निकला है ना, वैधानिक शब्द से निकल कर आता है। बताइए, वैधानिक उपगमों का आरंभिक उल्लेख, वैधानिक उपगमों का आरंभिक उल्लेख जो है बोधा ने भी किया था, हाबास ने भी किया था। बोधा हाबास जैसे विचारकों में भी पाया जाता है। इसके पश्चात चौथा लिखिएगा संस्थागत उपगम। संस्थागत उपगम, संस्थागत उपगम को लिखिएगा। इसके अंतर्गत सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होती है। संस्थागत उपगम जो वर्तमान समय में भारत में लागू है। इस उपगमों का उल्लेख वाल्टर वेजहट, मुनेरो और लॉर्ड वुन्स जैसे विचारकों में पाया जाता है, जिन्हें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर मूल बल प्रदान किया जाता है, जिन्हें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन का मूल बल प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपके संस्थागत उपगम थे, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उपगम आप लोग समझ पाए होंगे। 4 प्रकार के उपगम मैंने आपको लिखवाए हैं। जिस प्रकार से मैंने दार्शनिक उपगमों के बारे में बात की गई है, दार्शनिक उपगमों का जिस प्रकार से मैंने आपका दर्शन का अर्थ बताया है कि दार्शनिक उपगमों का मतलब है कि समाज के बारे में समाज की जानकारी एकत्रित करना दर्शन कहलाता है, या उसका अध्ययन करना दर्शन कहलाता है। तो वही दर्शन की बात हम कर रहे हैं। तो दार्शनिक उपगम भी है कि समाज के बारे में, समाज की जानकारी हासिल करने वाला एक मानव होता है, तो उनके बारे में हमने बात की। ऐतिहासिक उपगमों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक रूप से जो है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक उपगमों के अंतर्गत जो इतिहास में जो चीजें बताई गई है, या जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हो गई है, उनका हूबहू जानकारी लेना, उनका तथ्यात्मक, कारणात्मक जो भी चीजें हैं उनको हासिल करना ऐतिहासिक उपगम कहलाता है। ठीक है, ऐतिहासिक उपगमों से आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतिहास से संबंधित है, यानी कि प्राचीन समय में जो समय गुजर चुका है, जिस समय में जो काल, जो बातें हुई है, उन बातों पर चर्चा करना। वैधानिक उपगमों के बारे में बताया जिस प्रकार से मैंने, तो वैधानिक उपगमों के बारे में मैंने जिस प्रकार से आपको लिखवाया है कि वैधानिक उपगम क्या होता है बेटा, तो देखिएगा, वैधानिक उपगमों का मतलब परंपराओं के आधार पर राजनीतिक वेदनाएं और न्याय की जो प्रक्रियाएं होती है, जो संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन करने पर प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से प्राचीन समय की न्याय व्यवस्था होती थी, उसी के आधार पर आज वर्तमान समय की न्याय व्यवस्था बनी है। पहले कोई भी अपराधी होता था, उसको लोग पकड़ कर लाते थे, वो उस पंच पटेल के पास में जाते थे, पंच पटेल जो उसको निर्णय दिया करते थे, उसी को मानते थे। उसी प्रकार से वर्तमान समय का स्वरूप भी जो है, उन चीजों को अध्ययन कर हमें लगा कि हमें एक जज बिठाया जाना चाहिए। जज को जो है इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होना चाहिए वो व्यक्ति। यानी कि जिस प्रकार से मैंने बताया था कि जिस प्रकार से राजनीतिक जो वैधानिक है, ये न्यायिक प्रक्रियाओं की जो संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से जो चीजें अध्ययन की जाती है, उसी प्रकार से मैंने आपको एक जगह पर मैंने लिखवाया था कि उस व्यक्ति को जो इतनी महानता हासिल होनी चाहिए, वो राजनीतिक वैज्ञानिक होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांतों पर वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आज जज बनना हर किसी की बस की बात नहीं बेटा। तो जज बनने के लिए आपको बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती है, राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर, ऐतिहासिक आधारों पर, वैधानिक उपगमों के आधार पर, संस्थागत उपगमों के आधार पर। तो ये जो सारी चीजें मिलकर है, इन सारी चीजों से मिलाकर एक संविधान बनाया जाता है। और संविधान ही अध्ययन करना नहीं होता है जज को, बल्कि जजों को जो है ऐतिहासिक उपगम होता है। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ये आपको पता है कहां से है? ये सारी चीजें आपकी जो एमए आप लोग करते हैं, मास्टर डिग्री आप लोग करते हैं, वो वहां से मिलते जुलते टॉपिक है बेटा। ये
जो कि आपको एमफिल के अंदर भी काम आएंगे। आगे आप जब एलएलबी करते हैं, आप लोग एलएलबी जो करते हैं उन लोगों को भी इन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो उनको और गहराई से पढ़ना पड़ता है। आपको यूपीएससी की दृष्टि से आपको पढ़ना है केवल, तो दार्शनिक उपगम उनको भी पढ़ना पड़ता है, ऐतिहासिक उपगम उन लोगों को भी पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक उपगम जो है वो भी वो कहलाते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो है, ग्याइसी का मत था कि ग्याइसी एक बात कहता है कि राज्य का जो एक वैज्ञानिक जो व्यक्ति होता है उसके रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका अध्ययन के लिए विधि का अध्ययन की आवश्यकता होती है। विधि यानी कि कानून बनाया जाना चाहिए और कानून का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद में आप न्याय दे सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से भी न्यायालय होता है, न्यायालय के अंदर मान लो जैसे कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर संविधान का कोई मूल उद्देश्य या संविधान की कोई विचारिका उससे मिल नहीं रही है, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो जज होता है या जो वकील होते हैं वो ऐतिहासिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक उपगम या संस्थागत उपगम जो है, संस्थागत उपगम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दार्शनिक उपगम, ऐतिहासिक उपगम और वैज्ञानिक उपगमों को तीनों का दोबारा अध्ययन किया जाता है। और इनका बहुत डीपली अध्ययन करने के बाद में जो इन चीजों में अगर मान लो जिस प्रकार से उस अपराधी का कोई चीज मिल जाती है या फिर कोई न्याय प्रक्रिया मिल जाती है, तो उस बात को जो है दर्शाया जाता है। और उस चीज को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, तो उन चीज को दर्शाने के साथ साथ जो है उन लोगों को अहम भूमिकाएं होती है, उन लोगों को अदा की जाती है और उसके पश्चात एक विधि बनाई जाती है, यानी कि कानून बनाया जाता है और उसके आधार पर उनको न्याय सुनाया जाता है, ठीक है। संस्थागत उपगम यानी कि जिसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होती है, जो कि तीनों का निर्माण कौन करता है, तो दार्शनिक उपगम, ऐतिहासिक उपगम और वैज्ञानिक उपगम, ये तीनों मिलकर एक संस्थागत उपगमों का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और इन सब की भूमिकाएं होती है जो वर्तमान समय में संचालित है। चलिएगा, तो आप लोगों को उपगम समझ में आया। इसके पश्चात आप लोग लिखिएगा राजनीतिक सिद्धांतों का आधुनिक उपगम क्या है। एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए आपसे, मान लो कि राजनीतिक सिद्धांतों का आधुनिक उपगम क्या है, यानी कि वर्तमान समय का स्वरूप कैसा है, तो उनके बारे में आपको टॉपिक डाल के लिखना है। तो लिखिए बेटा, टॉपिक डालिएगा, लिखो राजनीतिक सिद्धांतों के आधुनिक उपगम। राजनीतिक सिद्धांतों के आधुनिक उपगम, तो आधुनिक उपगमों के बारे में लिखिएगा। राजनीतिक सिद्धांतों के आधुनिक उपगम क्या है, लिखो राजनीतिक सिद्धांतों के आधुनिक उपगम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यवहारवादी उपगम, दूसरा समाजशास्त्री उपगम, तीसरा मनोवैज्ञानिक उपगम। राजनीतिक सिद्धांतों को आधुनिक उपगमों के अंदर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यवहारवादी उपगम, व्यवहारवादी उपगम, व्यवहारवादी उपगम। दूसरा आपका है व्यवहारवादी उपगम, दूसरा आपका समाजशास्त्री उपगम, समाजशास्त्री उपगम, तथा तीसरा आपका उपगम है मनोवैज्ञानिक उपगम, मनोवैज्ञानिक उपगम। उपगम पहला टॉपिक डालिए बेटा, व्यवहारवादी उपगम के बारे में लिखिए, टॉपिक डालिए और लिखिएगा व्यवहारवादी उपगम आंदोलन राजनीतिक विज्ञान का विषय वस्तु को वैज्ञानिक अध्ययन पर विधि द्वारा समझने का प्रयास है। व्यवहारवादी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का विषय वस्तु को वैज्ञानिक अध्ययन का परिविधि द्वारा समझने का प्रयास है। व्यवहारवादी का आधारशील रखने का मूल श्रेय शिकागो स्कूल को जाता है। व्यवहारवादी के आधारशील रखने का मूल श्रेय शिकागो स्कूल को दिया जाता है। व्यवहारवादी को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय, देखिएगा आधारशील रखने का मूल श्रेय जो है शिकागो स्कूल को दिया जाता है, पहली बात। दूसरा, व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में जो स्थापित करने का जो श्रेय है वो चार्ल्स मोरिन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चार्ल्स मोरिन को। चार्ल्स मोरिन को दिया जाता है। वह हेरल्ड लॉसविल को,
चार्ल्स मोरिन को और हेरल्ड लोसविन को दिया जाता है कि व्यवहारवाद को जो है बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय है। चार्ल्स मोरिन व लोसविल दोनों ने राजनीतिक विज्ञान को मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। चार्ल्स मोरिन व लोसविल दोनों ने राजनीतिक विज्ञान पर मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। लिखिएगा, डेविस स्टेन ने व्यवहारवादी आंदोलन को 8 बौद्धिक आधारों पर निर्माण किया है। डेविस स्टेन ने व्यवहारवाद आंदोलन के 8 बौद्धिक आधारों का निर्माण किया है। जैसे पहला लिखिएगा नियमता, नियमतता यानी कि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। दूसरा सत्यापन यानी कि किसी भी चीज की जांच कर लेना, सत्यापन। तीसरा तकनीकी, तीसरा लिखिए तकनीकी। तथा चौथा लिखिए गणना, किसी चीज को काउंटिंग कर लेना। पांचवा लिखिएगा मूल्य निरपेक्ष, मूल्य की जानकारी प्राप्त कर लेना। छठा लिखिएगा व्यवस्थापन करना, व्यवस्थापन करना। और सातवां लिखिए विशुद्ध विज्ञान, और सातवां लिखिए विशुद्ध विज्ञान। और आठवां लिखिए एकीकरण। ये सारी चीजें व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधारों का निर्माण करती है बेटा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा समाजशास्त्रीय उपगम। दूसरा समाजशास्त्रीय उपगम लिखिए। समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में आमंड और डेविस स्टीन जैसे विचारकों के द्वारा, समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में आमंड एवं डेविस स्टीन जैसे विचारकों के द्वारा सामाजिक उपगमों पर बल दिया गया है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में आमंड और डेविस स्टीन जैसे विचारकों के द्वारा सामाजिक उपगमों पर बल दिया गया है। सामाजिक उपगमों पर बल दिया गया है क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि के अभाव में व्यक्ति के व्यवहार की सही समझ संभव नहीं है। क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि के अभाव में व्यक्ति के व्यवहार की सही समझ संभव नहीं है, इसलिए स्टीन ने एकीकरण पर बल दिया है। इसलिए स्टीन ने एकीकरण पर बल दिया है। कुछ समकालीन सिद्धांतकारों ने राजनीति एवं समाजशास्त्र के अंतर संबंध को निर्मित करते हुए राजनीतिक समाजशास्त्र का निर्माण किया है। इसलिए स्टीन ने एकीकरण पर बल दिया तथा कुछ समकालीन सिद्धांतकारों ने राजनीतिक और समाजशास्त्र का अंतर संबंध बताया और अंतर संबंध का निर्मित करते हुए राजनीतिक समाजशास्त्रियों का निर्माण किया, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा मनोवैज्ञानिक उपगम। मनोवैज्ञानिक उपगम तीसरा लिखो। आधुनिक राजनीति विज्ञान में या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ये सिद्धांतों का ग्राहम विल्स, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या सिद्धांतों का ग्राहम विल्स, चार्ल्स मोरियन और हेरल्ड लोसविल जैसे विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया है। अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया है। सभी विद्वानों के अनुसार यदि राजनीति शक्ति का संघर्ष है तो संघर्ष का कारण मनोविज्ञान होता है। और ये सब जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत है और इनके अनुसार ये बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति का संघर्ष है
अगर यदि राजनीति शक्ति का ही संघर्ष है तो शक्ति का तात्पर्य, शक्ति का जो संघर्ष है उसका कारण है मनोविज्ञान, यानी कि व्यक्ति के मस्तिष्क की बातें हैं। तो ये आपका राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ और उपगम सिद्ध हुआ और ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इसके पश्चात अगली क्लास में हम बात करेंगे राज्यों के सिद्धांत, और राज्यों के सिद्धांत के अंदर जो है उदारवादी, न उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुवादी एवं पश्चिम उपनिवेश एवं नारी अधिकारवाद पर हम बातें करने वाले हैं। अगले टॉपिक में राज्य के सिद्धांत है, पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, जैसे इस क्लास में कंप्लीट करे हैं, चाहे क्लास 2 घंटे की हो 3 घंटे की हो, लेकिन पूरे टॉपिक मुझे एक ही क्लास में कंप्लीट करना। चलिए एक बार वापस रिवीजन हो जाए, राजनीतिक सिद्धांतों का आधुनिक उपगमों के ऊपर चर्चा करते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, हाथ दर्द करने लग गया होगा, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आराम ले लीजिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब राजनीतिक सिद्धांतों के आधुनिक उपगम जो है उनमें 3 भागों में डिवाइड किया है, व्यवहारवादी उपगम, समाजशास्त्रीय उपगम और मनोवैज्ञानिक उपगम। व्यवहारवादी उपगमों के अंदर क्या किया गया है कि व्यवहारवादी उपगम जो है आंदोलन राजनीतिक विज्ञान के विषय वस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रविधि द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। व्यवहारवादी के आधारशील रखने का मूल श्रेय जो है सिकिंगो स्कूल को जाता है। पहला मूल श्रेय जो है, याद रखना ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, व्यवहारवादी की आधारशील रखने का श्रेय सिकिंगो स्कूल को दिया जाता है। व्यवहारवादी का बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स मोरिन को दिया जाता है। चार्ल्स मोरिन व हेरल्ड लोसविल के द्वारा एक प्रयोग किया गया था, और इन दोनों ने एक प्रयोग किया था कि चार्ल्स मोरिन व लोसविल दोनों ने राजनीतिक विज्ञान को मनोवैज्ञानिक का प्रयोग किया था, मनोवैज्ञानिक का प्रयोग किया था। तो मनोवैज्ञानिक विज्ञान के रूप में इसने प्रयोग किया था। डेविस स्टेन ने जो है व्यवहारवादी आंदोलन का 8 बौद्धिक आधार बताए थे, जिनमें से मैंने आपको बताया कि नियमितता होनी चाहिए। अगर कोई भी आंदोलन के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो नियमितता आप में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर राजनेता आपको देश को बनना है या राजनीति में अगर आपको जाना है, तो अगर आप कोई धरना देते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो उसमें नियमितता होनी चाहिए, उसके कुछ कानून होने चाहिए, उसके कुछ विशेष उल्लेख होने चाहिए। सत्यापन, यानी कि किसी भी चीज की जांच करनी चाहिए पहले आप अच्छे से, यानी कि मान लो जैसे आप किसी कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ आप लोग धरने पर बैठे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, और मान लो जैसे सरकार में ऐसा हो कि आप स्वयं गलत हो, सरकार गलत नहीं हो, और उस जगह पर अगर आप बैठे हैं तो आप गलत है, तो इन चीजों का आपको पहले ही सत्यापन कर लेना है, जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि हाँ ये बात सत्य है या नहीं है, ठीक है। किसी के कहने पर जाकर धरने पर नहीं बैठना है। लेकिन कभी कभार कई बार राजनेता जो क्या करते हैं, बिना किसी कुछ सोचे समझे किसी दूसरे के कहने पर धरने पे चले जाते हैं, पुलिस वाले फिर लाठीचार्ज कर देते हैं। तो लाठीचार्ज उसी समय किया जाता है, याद रखना इस बात को, जब अगर आपके आंदोलन के अंदर कोई नियमितता नहीं है या फिर आपके पास सत्यापन नहीं है कि उसका कोई प्रमाण तथ्य नहीं है और आप हवा में उड़ रहे हैं, तो उस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। अगर आप हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें कभी भी लाठीचार्ज या फिर सरकार उसमें ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती, ठीक है। लेकिन सरकार को लगता है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, तो तथ्य नहीं है तभी तो हवा में उड़ रहे हैं, तो उन तथ्यों का आपको प्रमाण होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए पहले, उसके आधार पर आप जाइएगा। इसके बाद तकनीकी, यानी कि जो नए तरीके हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि वहां पर डीजे लगा दिया या फिर आपने धरने पर बैठ गए, तो ऐसा नहीं कर सकते, तकनीकी का प्रयोग नहीं कर सकते आप वहां पर। एक सिंपल तरीके से जैसे तकनीकी है, सरकार को, अगर आप लोगों को सरकार तक आपका संदेश पहुंचाना है, आप लोग मीडिया से बात कीजिए, आप लोग प्रेस वार्ता कीजिए, आप लोग जो है आपके जो अधिकारी है उनको आप ज्ञापन दीजिए या फिर सरकार के नाम आप ज्ञापन दीजिए, कोई अभियान चला दीजिए, तो तकनीकी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो व्यवहारवादी उपगम ये हुए आपके। गणना करना, यानी कि पहले उन चीजों के बारे में जानकारी जुटा लेना चाहिए। मूल्य निरपेक्ष, यानी कि मूल्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि आपकी कोई वहां पर, जैसे आप राजनीति चमकाने चले गए किसी व्यक्ति के लिए, अब मान लो कोई व्यक्ति को कोई गुनहगार ही नहीं है, सरकार गुनहगार ही नहीं है और आप सरकार को जबरदस्त गुनहगार ठहरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। व्यवस्थापन, यानी कि व्यवस्था भी आपको बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि सरकार आप गए कहीं पर, तो जैसे आप शांति से आप कहीं पर बैठे हैं, आपने रैली निकाली, अब रैली निकालने का मतलब ये तो नहीं है कि आप दुकान वालों को मारपीट करेंगे, जो रिक्शे वाले हैं उनके साथ में हम मारपीट करेंगे, है ना। जिस प्रकार से सीएससी एनआरसी का विरोध किया गया, तो उन विरोध करने का तरीका गलत था। उन चीजों का क्या करना चाहिए, यानी कि अगर आप व्यवहारवादी विचारधारा से चलेंगे, जैसे किसानों ने भी, अब इसी प्रकार से आप लोगों को पता है, जैसे किसानों ने क्या किया, किसानों ने व्यवहारवादी विचारधारा अपनाई, काफी हद तक जो है व्यवहारवादी विचारधारा उन्होंने अपनाई।
हालांकि गलत था कुछ उन चीजों ने जो उन्होंने कुछ किया, यानी कि हालांकि सरकार ने उनके साथ में गलत किया, लेकिन सरकार भी अंतिम समय में सरकार भी हार मान जाती है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों में ये बात स्पष्ट कही गई है, उपगमों में स्पष्ट ये बात बताई गई है कि अगर आप व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, जैसे डीवीएस स्टेन ने लिखा है कि स्पष्ट रूप से कि अगर आप व्यवस्थित क्रम तरीके से काम करते हैं, व्यवहारवादी विचारधारा से काम करते हैं, व्यवहारवादी उपगमों के सहारे अगर आप काम करते हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता या कोई आपको हरा नहीं सकता राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर, याद रखना। तो व्यवस्थापन भी करना चाहिए। उसी प्रकार से विशुद्ध विज्ञान, यानी कि किसानों का स्पष्ट लक्ष्य था, उनका कोई राजनीति से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, राजनीति वो करना ही नहीं चाहते थे, उनका विशुद्ध उसका उद्देश्य ये था, स्पष्ट तरीके से उनको मानना था कि हमारा जो विल है वो वापस ले लिया जाए। जिस प्रकार से एनआरसी सीआरसी का विरोध किया गया, उसमें कई लक्ष्य वालों को जो है लक्ष्य तोड़ दिए गए, कई बसें जला दी गई, कई सारे विरोध ऐसे हुए जिनके अंदर उन्होंने आपत्तिजनक काम कर दिया। आपत्तिजनक काम करने पर सरकार हमारे खिलाफ हो जाती है, बल्कि सरकार के खिलाफ हम नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अभी हाल ही में आपको पता है कि एनटीपीसी रेलवे को लेकर बिहार के अंदर विद्यार्थियों ने नेतृत्व करते हुए कई सारे टीचर्स ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन वहां तक ठीक था, तब तक पुलिस प्रशासन अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है कि सारे दिन से वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर पाए। अभी राजस्थान के अंदर रिट का विरोध किया गया, तो रिट के अंदर भी ऐसा ही किया गया, यानी कि शांति से तब तक बैठे रहोगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर नियमितता, उद्देश्य अगर स्पष्ट है, तथ्य अगर आपके पास है, तो आपका कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब आपके पास तथ्य ही नहीं है, आप उपद्रव में जाएंगे, तो फिर आपके साथ कार्रवाई खिलाफ की जा सकती है। तो उपद्रव अपनाने का तरीका, जिस प्रकार से बिहार, जैसे काफी सारे विद्यार्थी जो थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर राजनीतिकरण हो गया। थोड़ा सा राजनीतिकरण में क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे आ गए वहां पर, और कुछ लोग ऐसे आए, जैसे किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ, कुछ लोग ऐसे आ गए जो कि उपद्रव टाइप के थे, ठीक है। इसी कारण से सरकार को उनके प्रति जो है कड़ी निंदा करनी पड़ती है, कड़े फैसले लिए जाने पड़े। तो बिहार में जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग ऐसे आए कि रेलवे प्लेटफॉर्म को जो है नुकसान पहुंचाने लगे, वहां पर रेल के अंदर आग लगा दी गई, जबकि उनमें विद्यार्थी नहीं थे, वो लोग अलग थे। उनमें आग लगाने वाले जो विद्यार्थी थे वो अलग थे, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। जिस प्रकार से लाल किले पर झंडा फहराया गया या और भी कुछ काम कारनामे किए गए, पुलिस प्रशासन को तंग किया गया, तो वो काम किसानों का नहीं था, वो कोई और ही लोग थे। लेकिन उसका क्या था, उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से किसी भी चीज का, तो देखिएगा बिहार के विद्यार्थियों में जब सिद्ध किया गया कि ये विद्यार्थी नहीं थे, उनमें कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग थे, या फिर सरकार के खिलाफ भी कुछ लोग थे उनमें, ठीक है। तो ऐसे उपद्रव जो है मनोवैज्ञानिक के कारण भी ऐसे उपद्रव लोग बन जाते हैं, तो वो लोग वहां पर आए, तो इस कारण से वो विद्रोह दबा दिया गया, ठीक है। किसान आंदोलन में यथार्थ रूप से और नियमितता के रूप से, सत्यापन के आधार पर, तकनीकी आधार पर, गणना के आधार पर, मूल्य निरपेक्ष के आधार पर, व्यवस्थाएं की गई विशुद्ध विज्ञान के आधार पर और एकीकरण के साथ में उन लोगों ने आंदोलन किया और उनमें उनकी विजय हुई। सीआरसी एनआरसी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका भी विरोध किया लोगों ने, लेकिन विरोध करने का तरीका अलग था, और तरीका अगर भिन्न हो गया, अगर जिस प्रकार से डेविस स्टीन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधार बताए हैं, इन आधारों पर अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो शायद आपको विजय मिल सकती है। एग्जाम में सवाल एग्जैक्ट ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इस पर इतना जोर दे रहा हूं। तो व्यवहारवादी आंदोलन करने के 8 बौद्धिक तरीके बेटा, इनका याद रखना। नियमितता होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए, मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, व्यवस्था सही ढंग की होनी चाहिए, विशुद्ध विज्ञान होना चाहिए, और दूसरी बात एकीकरण होने सबसे मूल बात थी। किसानों के अंदर एकीकरण था बेटा। एनआरसी सीआरसी का विरोध करने में एक धर्मवाद या जातिवाद की बात कर दी गई, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्यादातर जो है प्रभाव में आ गए, इस कारण से उनको अलग दर्जा दिया गया, यही कारण है बेटा। समाजशास्त्रियों के आधार पर, समाजशास्त्री उपग्रहों के अंदर क्या बताया गया है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का अभाव व्यक्ति का व्यवहार का सही संभावना नहीं होती है, और इसलिए स्टाइन ने कहा कि एकीकरण पर बल दिया गया है कि कुछ समकालीन सिद्धांतकारियों के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर अंतर संबंध नियामक राजनीतिक समाजशास्त्र का निर्माण किया गया है। यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों ने, और एकीकरण पर उन्होंने बल दिया है सबसे ज्यादा। मनोवैज्ञानिक उपगम क्या होते हैं? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों में ग्राहम विल्स और चार्ल्स मोरियन ने और हेरल्ड लोसविल ने यह कहा है कि विचारकों जिसे राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया उन लोगों ने। मनोवैज्ञानिक तरीके का मतलब आप लोग समझते हैं कि लोगों की सोच को समझा, उन्होंने लोगों की सोच, समस्याओं को समझा,
और सरकार की विचारधाराओं को समझा। जिस प्रकार से इन्होंने डेविस स्टीन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 उपक्रम दिए, वो इसलिए तो भौतिक उपक्रम इसलिए तो दिए इसने, क्योंकि इसने सरकार के बारे में समझा कि सरकार की कमी क्या है, सरकार कब जाकर फैसला लेती है, सरकार किस दायरे में रहकर काम करती है, तो उन चीजों को इसने समझा। उसके बाद में इसने 8 विचारधाराएं दी। समझ में आया? तो सवाल यहां से बन सकता है और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। काफी समय मैंने आपका लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपका राजनीतिक सिद्धांत के भारतीय राजनीति में पहला टॉपिक राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ और उपगम आपका कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया और मेरा साथ निभाया, उसके लिए। ठीक है, और अगली क्लास में राज्य के सिद्धांतों के अंदर जो है उदारवादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुवादी, पश्चिम उपनिवेश, नारी अधिकारवाद, इन पर सब पे खुलकर बात करेंगे और बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी ने अनुमति देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आराम से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सभी आराम से मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसके साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आज की क्लास कैसी रही? क्या मैं आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ा सकता हूं या नहीं पढ़ा सकता? आज की क्लास में आपको डिसाइड कर लेना है। अगर नहीं पढ़ा सकता तो फिर आप लोग मुझे बताइए, और अगर आप अच्छे से मेरी विचारधारा या फिर मेरी भाषा आप समझ पा रहे हैं, या फिर मेरे द्वारा जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसमें आपको संतुष्टि है, और अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप पुराने पेपर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के उठाकर देखना, तब जाकर आपको संतुष्टि हो जाएगी। और आप लोग तैयार रहना। और कैमरे की बैटरी थोड़ी लो है, 2 बार डिस्टर्ब कर चुका है, तीसरी बार बंद होने जा रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।